मास्टर स्ट्रोक में अब नीतीश कुमार की राजनीतिक महत्वाकांक्षा और उसकी राह में खड़ी अड़चनों का विश्लेषण करना है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा के लिए विपक्षी एकता के लिए नए झंडाबरदार बनकर दिल्ली पहुंचे हैं। उन्होंने ब्रांड मोदी से मुकाबला करने के लिए अलग अलग विचारधाराओं वाली विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने का मिशन छेड़ दिया है। तेजस्वी के साथ आने के बाद नीतीश कुमार ने सीएम की कुर्सी सुरक्षित कर ली है। अब वो प्रधानमंत्री की कुर्सी अपने लिए आरक्षित करना चाहते हैं। हालांकि वो ये बार बार कह रहे हैं कि उनके मन में प्रधानमंत्री बनने की कोई इच्छा नहीं है, बल्कि मोदी को प्रधानमंत्री पद से हटाने का हट है। इसीलिए वो नेताओं को एकजुट करने राजधानी दिल्ली पहुंचे हैं। वो 5 सितंबर से ही राजनीतिक मुलाकातों को शुरू कर चुके हैं, उसका सिलसिला शुरू कर चुके हैं। 5 सितंबर को दिल्ली आने से पहले नीतीश लालू यादव से मिलते हैं पटना में। दिल्ली पहुंचकर राहुल गांधी से वो मुलाकात करते हैं। जनता दल सेक्युलर के नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी से वो मिलने के लिए पहुंचते हैं। 6 सितंबर की सुबह नीतीश सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी के साथ मुलाकात करते हैं। ये एक के बाद एक दिल्ली पहुंचकर राहुल गांधी से मुलाकात करते हैं 5 सितंबर को। उसके बाद ये बैठक का जो सिलसिला है, मुलाकात का जो सिलसिला है, वो एचडी कुमारस्वामी से होता हुआ जो लेफ्ट के महासचिव है सीताराम येचुरी, उनके साथ बैठक तक पहुंचता है। फिर सीपीआई के महासचिव डी राजा के साथ वो चर्चा करते हैं। दोपहर में दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करते हैं। शाम को आईएनएलडी के अध्यक्ष ओम प्रकाश चौटाला के साथ नाश्ता करते हैं और शाम ही को समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव से मुलाकात करने के लिए पहुंचते हैं मेदांता में, जहां पर इलाज चल रहा है अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव का। नीतीश कुमार ने एंटी मोदी कैंप को एकजुट करने का अभियान छेड़ दिया है। मोदी के राजनीतिक करिश्मे के आगे विपक्ष बहुत कमजोर हालत में है, ये किसी से नहीं छुपा है। और नीतीश के एनडीए छोड़ने के बाद ये चर्चा आम है कि मोदी के मुकाबले नीतीश को एकजुट विपक्ष का चेहरा बनाया जा सकता है। एकजुट विपक्ष की ताकत कितनी है, अब ये भी देख लीजिए। इस वक्त एनडीए के पास लोकसभा की 332 सीटें हैं, बीजेपी के पास अकेले 303 सीटें हैं। मोदी की नीतियों की धुर विरोधी पार्टियों के पास इस वक्त 158 सीटें हैं। सबसे ज्यादा कांग्रेस के पास है 52। उसके बाद डीएमके के खाते में 24 सीटें हैं। ममता बनर्जी की पार्टी 22 सीटें। नीतीश कुमार की जेडीयू के खाते में 16 सीट है। के चंद्रशेखर राव की पार्टी टीआरएस के पास 9 लोकसभा सीटें हैं। शिवसेना के उद्धव गुट के पास 6 सीटें हैं। शरद पवार की एनसीपी के पास 5 सीटें हैं। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के पास 5 सीटें हैं। वाम दलों को मिला लीजिए, कुल मिलाकर उनके पास 5 सीटें हैं। ये ब्यौरा मोदी विरोधी कैंप की जानी मानी पार्टियों का है। इनके खेमे में कुछ और छोटी मोटी पार्टियां हैं जिनकी सीटें कुल मिलाकर हो रही है 158, 158। आज के इन धुर विरोधियों को भी अगर देख लिया जाए तो नीतीश कुमार और शिवसेना ने 2019 का चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा। विचारधारा अलग है। बाकी कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो केंद्र सरकार से तो बाहर हैं, लेकिन सरकार के फैसलों और मुद्दों का समर्थन करती है और उनके पास 53 सीटें हैं। यानी आज की सूरत के हिसाब से नीतीश कुमार के सामने 158 सीटों के आंकड़े पर खड़ी पार्टियों को बहुमत तक ले जाने की चुनौती है। लेकिन वो चुनौती बाद में आती है। उससे पहले आता है विपक्ष को अपने नाम पर एकजुट करने की चुनौती। क्या इस अड़चन को नीतीश दूर कर पाएंगे? इसी को खंगालती ये रिपोर्ट है। हम लोग बस एक ही चाहते हैं, पूरे देश में सब लोग, विपक्ष, लेफ्ट, कांग्रेस, सब एकजुट हो जाएंगे ना, तो मिल करके इस देश को आगे बढ़ाएंगे। नीतीश का प्रण है कि विपक्षी एकजुट हो जाएंगे तो देश को आगे बढ़ाएंगे। इसीलिए 2024 की बिसात 2022 से ही बिछाना शुरू कर दी है। बिसात के एक सिरे पर नरेंद्र मोदी हैं और दूसरे सिरे पर विपक्षियों की बहुरंगी सेना तैयार करते हुए सेनापति की भूमिका में नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार छोटे बड़े सब नेताओं का हाथ थामे खड़े हैं। विपक्षी राजनीति की दिशा तय हो गई है। दशा क्या होगी ये 2024 के चुनाव के पहले तय होगा, जब मुद्दा ये उठेगा कि एकजुट विपक्ष में राजनीति में किसको मिलना क्या चाहिए। फिलहाल तो नीतीश कह रहे हैं कि निस्वार्थ भाव से 2024 के लिए विपक्षियों को एकजुट किया जा रहा है।
गलत बात है। देखिए हम उसके नहीं, आप ये क्यों पूछ देते हैं आप लोग? हम इसके क्लेमेंट है ही नहीं, उसके इच्छुक भी नहीं है। हम तो सब लोगों को एकजुट करने में है। देखिए पहला टास्क है जैसे इन्होंने कहा कि सबको एकजुट करें, जो भारत के संविधान को और उसकी चरित्र, एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य, उसको जो बचाएंगे, उसके आधार पर हम जो है आगे की बात सोचेंगे। एकजुटता के इस राजनयिक अभियान का प्रचंड आरंभ दिल्ली से किया गया। 2 दिन से दिल्ली में घूमते नीतीश कुमार देश के राजनीतिक गलियारों में चर्चा बने हुए हैं। चर्चा ये भी है कि क्या नीतीश कुमार अलग अलग विचारधाराओं वाली राजनीतिक पार्टियों को एक मंच पर जमा कर पाएंगे। इसीलिए नीतीश की राजनीतिक यात्रा पर तंज किए जा रहे हैं। तो वही बात हुई कि किसान लोग पस्त हैं और मुख्यमंत्री जी दिल्ली में मस्त हैं। किस बात के लिए? तो साहब विपक्षी एकता, आप जरा सुनिए, मुझे थोड़ा हंसी भी आती है। वो विपक्षी एकता है या थोड़ा लोगों को खराब लगेगा कि पक्षी एकता में लगे हुए हैं। कई पक्षी हवा में हैं, कोई पेड़ पर रहता है, पक्षियों के तरह तरह के भोजन होते हैं, कोई जल में रहता है। वही हाल है अपने देश में। जितनी पार्टियां विपक्ष जिसको कहते हैं, पटना में आए तो थे, केसीआर आए, क्या हुआ जी? उठ बैठ होते रहा, वो कहें उठिए, वो कहें बैठिए। कौन दत्त, उसका क्या नाम ले रहे हैं? उसको कौन चीज है? अरे क्या बात करते हैं आप लोगों को ये भी पता नहीं है? उसको बताया कौन राजनीति में, लाया कौन राजनीति में? आप ये भी जान रहे हैं? आईएएस था, कौन बनाया था अपना प्राइवेट सेक्रेटरी? और कहां से कहां बनाया? छोड़िए ना, और उसको पार्टी में इतना हम दिए और राजनीति में भी उसको जगह दिए, उसको अपनी जगह पर बना दिया अध्यक्ष। और पूरा का पूरा बीजेपी के हाथ में चला गया। वो बीजेपी के अंदर था और पूरी पार्टी को नुकसान कर रहा था। अब वो चला गया, जाने दीजिए उसको, उसका क्या वैल्यू है, इसे छोड़िए। 2019 के पहले से देश की राजनीति में विपक्षी एकता का दावा तो खूब किया जाता रहा। मई 2018 में जब एचडी कुमारस्वामी ने कर्नाटक सीएम पद की शपथ ली तो समारोह विपक्षी एकता के प्रदर्शन का मंच बना था। इस तस्वीर में अखिलेश यादव और मायावती सरीखे क्षेत्रीय नेता भी मंच पर पहली कतार में खड़े थे। लेकिन 2019 का चुनाव आते आते एकता और गठबंधन के आड़े अपने अपने राजनीतिक हित आ गए। हालात अभी भी यही है। विपक्षी पार्टियों की हालत से बीजेपी वाकिफ है, इसीलिए नीतीश कुमार की कोशिशों को पॉलिटिकल टूरिज्म कहा जा रहा है। बिहार बाढ़ में डूब रहा है और मुख्यमंत्री पॉलिटिकल तीर्थ यात्रा पर निकले। ये इसको पॉलिटिकल टूरिज्म कह सकते हैं। देखिए, मन में तो लड्डू फूट रहा है, नारे लगवा रहे हैं, होर्डिंग लगवा रहे हैं, लेकिन अब बैकफुट पर आ गए। उनको लगा कि प्रधानमंत्री की दावेदारी के बारे में अभी से बोलेंगे तो दिक्कत आ सकती है। लेकिन देखिए, कोई किसी को स्वीकार नहीं करेगा। सुशील मोदी जी को देखिए, इस बार फिर चुनाव हुआ, बनाया डिप्टी चीफ मिनिस्टर, नहीं बनाया, यही ले आया, यहाँ भी मंत्री नहीं बनाया। हम तो उनका स्वागत करते हैं कि खूब मेरे खिलाफ बोले, रोज रोज जितना बोलेंगे मेरे खिलाफ, अगर दिल्ली वाले लोग, उनको पार्टी के लोग फिर उनको कोई जगह दे देंगे, अच्छी बात है। नीतीश कुमार के सामने यही चुनौती है कि कैसे विपक्ष को एकजुट किया जाए, क्योंकि कुर्सी एक है और दावेदार अनेक। कांग्रेस विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है और राहुल गांधी को पीएम पद का स्वाभाविक दावेदार माना जाता है। राहुल गांधी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए 7 सितंबर से भारत जोड़ो पद यात्रा शुरू कर रहे हैं। 2015 और 2021 में बीजेपी से अपना दुर्ग बचाने वाली ममता बनर्जी मोदी के सामने खुद को बेहतर दावेदार मानती हैं। तेलंगाना सीएम के चंद्रशेखर राव खुद को पीएम पद की रेस में आगे मानते हैं। विपक्षी पार्टी के नेताओं ने नीतीश के नेतृत्व पर कई बार अपनी राय जाहिर की है। इधर नीतीश कुमार जी भी कोशिश कर रहे हैं कि कहीं न कहीं जो विपक्षी पार्टियां वो एक साथ आएं। मुझे उम्मीद है कि 2024 तक रास्ता साफ हो जाएगा। ये सही है कि एक माला बनाने के लिए हमें एक धागा चाहिए और धागा में माला की तरह उनको मोतियों को डालने का वाला व्यक्ति चाहिए। मैं समझता हूँ विपक्ष में इतने नेता हैं
बिहार छोड़कर नीतीश कुमार देश पर निगाह गड़ा चुके हैं। इसमें उनका राजनीतिक हित भी है। बिहार में ब्रांड मोदी के सामने उनकी छवि छोटे नेता की हो गई थी, इसीलिए उन्होंने मोदी के सामने उतरकर देश की निगाह में चढ़ने वाला दांव चला है। लेकिन अलग अलग नेताओं से मिलकर खिचड़ी सरकार बनाने का सपना साकार होने की राह कठिन बहुत है। और राह इसलिए भी कठिन है क्योंकि मुकाबला ब्रांड मोदी से है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और कार्यकर्ताओं की एक ऐसी मशीनरी से है जो 24 घंटे चुनावी मोड में रहते हैं। और इसीलिए 2019 के चुनाव में बीजेपी की परफॉर्मेंस 2014 से भी बेहतर रही थी। बहरहाल नीतीश कुमार दम इसलिए भी भर रहे हैं क्योंकि इस वक्त देश के 12 राज्यों में विपक्षी दलों की सरकारें हैं और इन राज्यों से लोकसभा की 274 सीटें आती है। लेकिन 2019 में जरा मोदी मैजिक के सामने विपक्ष की ताकत पर आंकड़ों के जरिए आप नजर डालिए। 2019 में विपक्षी पार्टियों की 12 राज्यों में सरकार थी। उन राज्यों में लोकसभा की सीटें कुल मिलाकर हुई 239। 2019 में लोकसभा चुनाव में इन राज्यों की सीटों में बीजेपी को 126 सीटें मिल गई 239 में से, जो कुल सीटों का 53% है। इनमें राजस्थान में 25 में से 25 सीटें यानी स्कोर 100%। दिल्ली में बीजेपी ने 7 की 7 सीटें जीती, 100% स्कोर रहा। मध्य प्रदेश में 29 में 28 सीटें जीतकर बीजेपी 97% स्कोर कर गई। कर्नाटक में 28 में से 25 सीटें यानी 89% स्कोर। छत्तीसगढ़ में 11 में 9 सीटें जीती, 82% स्कोर। पश्चिम बंगाल में 42 में से 18 सीटें जीतकर 43% स्कोर बनाकर इतिहास रच दिया था। 2019 में ये बीजेपी की परफॉर्मेंस है और ये बता रही है कि नीतीश कुमार की राह उतनी आसान नहीं रहने वाली है। इसमें अंदरूनी अड़चनें बहुत सी आएगी। उससे भी बड़ी अड़चन जो है वो ब्रांड मोदी से मुकाबले की है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।